हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज पुनः क्लास सेवेंथ हिंदी अनुगूंज पाठमाला के चैप्टर थर्ड खेल दिवस को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे। ठीक है। इसकी पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के पाठ परिचय को, इसके जीवन मूल्य को, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है तथा इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है, आदि सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और आज हम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि इसके सारांश को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके अभ्यास कार्य को, क्वेश्चन आंसर को, और जो भी चीज़ें छूटी रहेंगी या बची रहेंगी उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हर साल 3 नवंबर को तोमोए में खेल दिवस मनाया जाता था। जैसे दूसरी कई चीज़ें तोमोए में अलग ही होती थीं, खेल दिवस भी वहाँ अनूठा ही होता था। रस्साकसी और 3 टांग की दौड़ के अलावा जो दूसरे स्कूलों में भी खेले जाते थे, बाकी सभी खेल दौड़ अलग ही थे। उन्हें ईजाद किया था हेडमास्टर जी ने। इन खेलों के लिए कोई खास उपकरण नहीं चाहिए होता था, स्कूल की ही चीज़ों से काम चल जाता था। जो तोमोए था, मतलब लेखक या लेखिका जो भी हो, वो इस चैप्टर को जब स्टार्ट कर रहा है तो तोमोए तोमोए जो है वो जापान के एक विशेष स्कूल का नाम है। ठीक है। जहाँ पर विशेष प्रकार के बच्चे पढ़ते थे और वहाँ की कक्षाएं वगैरह भी विशेष ही होती थी, जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको डिफाइन भी कर दिया है। ठीक है। तो वहाँ पर हर चीज़ डिफरेंट टाइप की होती थी, तो वहाँ पे जो खेल होता था वो भी डिफरेंट टाइप का होता था। वहाँ पर बहुत सारे तरह के खेल इजाद किए जाते थे, और उसके इजादकर्ता कौन होते थे? वहाँ के हेडमास्टर। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए तोमोई में कार्प मछली दौड़ होती थी। बड़ी बेलनाकार कपड़े की बनी मछली पताका एक बड़े डंडे से बांधकर मैदान के बीच लिटा दी जाती थी। इशारा पाते ही बच्चों को उस ओर दौड़ना पड़ता था। तब सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। स्कूल में 3 ही कार्प मछलियां थीं, एक लाल और 2 नीली। सो एक बार में 3 बच्चे ही भाग ले सकते थे। दौड़ देखने में आसान लगती थी, पर थी असल में कठिन। बेलनाकार कपड़े की लंबी मछली के अंदर अंधेरा होता था, बच्चे दिशा भी भूल जाते थे। तोत्तो चान और दूसरे बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर की ओर से ही बाहर निकल आते। भूल का एहसास होते ही वापस भीतर घुसते। आगे पीछते रेंगते बच्चों के कारण कपड़े की मछलियां मानो जी उठती। यह सब देखने में बड़ा आनंद आता। यानी कि लेखक जो है, या लेखिका मान लीजिए, कि लेखिका जो है वो कह रही है कि ये जो स्कूल था उसमें अलग अलग तरह के खेल होते थे, और उन खेल में से भी एक सबसे मेन खेल जो था वो कार्प मछली का खेल था, जिसमें बच्चों को सिर के रास्ते से घुस करके और पूंछ के रास्ते से बाहर आना होता था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल होता था। बच्चों को इसमें बड़ा ही आनंद आता था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक और दौड़ हुआ करती थी वहां, नाम था एक माँ को ढूंढो। इसमें निर्देश पाते ही एक लकड़ी की आड़ी रखी टोकरी में से एक लिफाफा उठाना पड़ता था। भीतर रखे कागज के टुकड़े पर साक्को चान की माँ का नाम हो सकता था। तब दर्शकों की भीड़ में से उसे ढूंढकर उसका हाथ थामे थामे शुरू करने की जगह वापस लौटना होता था। सीढ़ी के खांचों से निकलते समय किसी बिल्ली की तरह शरीर को मोड़कर निकलना जरूरी था, नहीं तो फंस जाने पर डर रहता था। और फिर बच्चा साक्को चान की माँ को पहचानता भी हो तो भी यह संभव था कि पर्ची पर कुमारी ओको की बहन, या श्री सुए की माँ, या श्रीमती कुनी नोरी का बेटा लिखा हो, जिन्हें उसने पहले कभी देखा ही ना हो। ऐसा होने पर दर्शकों के पास जाकर जोर से कहना पड़ता, कुमारी ओको की बहन, और यह कह पाने के लिए चाहिए होती थी हिम्मत। जब भी भाग्य से किसी बच्चे की पर्ची पर उसकी ही माँ का नाम आ जाता, तो वह बेहद खुशी से उछलता कूदता, माँ माँ जल्दी आओ चिल्लाता। इस दौड़ में दर्शकों को भी चौकन्ना रहना पड़ता था, न जाने कब उनका नाम पुकारा जाए। ऐसा होते ही उन्हें अपने बेंच, यानी कि बेंच या चटाई पर से तुरंत उठकर सबसे माफ़ी मांगकर उनके बीच से निकलकर बच्चे तक आना पड़ता था। तब बच्चे का हाथ पकड़कर वापस दौड़ना पड़ता था। इसलिए जब भी कोई बच्चा बड़ों के सामने आकर रुकता, सब सांस रोककर नाम का इंतजार करने लगते। यह समय गपशप करने या
गपशप करने का या खाते पीते रहने का नहीं था। बड़ों की भागीदारी उतनी ही ज़रूरी थी जितनी कि बच्चों की। ठीक है? मतलब कार्प मछली दौड़ के साथ-साथ एक और प्रकार की दौड़ होती थी जिसमें पर्ची में किसी की भी माँ का नाम, किसी की भी बहन का नाम, मतलब किसी का भी नाम दर्शकों के बीच से लिखा होता था और बच्चों को क्या करना होता था कि उनका नाम पुकारना होता था और जिनका नाम आता था, उनको बच्चों के साथ वापस वहाँ तक जाना पड़ता था, जहाँ से वो खेल शुरू होता था। ठीक है? आगे चलते हैं। हेडमास्टर जी और बाकी शिक्षक दो दलों में बच्चों के साथ रस्साकशी में शामिल होते थे। तब सब चिल्लाते जोर लगा के हैया। यासुकी चांद जैसे विकलांग बच्चे रस्सी के बीच बंधे रुमाल पर नजर रखते ताकि हार जीत का फैसला हो सके। हेडमास्टर जी और जो बाकी के शिक्षक उस स्कूल के थे वो दो टीमों में बच्चों को लेकर के डिवाइड हो जाते थे। और ये जो रस्साकशी का खेल होता है ये एक बड़ी सी रस्सी होती है जिसके दो कोने होते हैं। दोनों कोनों को दोनों टीमें अलग-अलग पकड़ लेती हैं और उसमें क्या होता है कि जो टीम रस्सी को खींच करके अपोजिट टीम को गिरा देती है, वही विनर होती है। और यहाँ पे दिया है कि यासुकी चान जैसे विकलांग बच्चे, यासुकी चान जो था वो उस स्कूल का, तोमोए जो स्कूल था, उस स्कूल का विशेष प्रकार का बच्चा था, जो कि केंद्र में है। जो लेखिका है वो उस यासुकी चान की फ्रेंड थी और उन्होंने अपने फ्रेंड को उस स्कूल में जगह दिलवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी थी। इसीलिए यासुकी चान का नाम इस चैप्टर में या फिर यूँ कह लीजिए कि तोत्तो चान जो बुक है उसमें भी कई जगह पे आया हुआ है। ठीक है? आगे देखते हैं। मीन्स जो यासुकी चान जैसे बच्चे थे, जो विकलांग बच्चे थे, वो क्या करते थे, अंपायर का काम करते थे। बीच में होता है ना कि क्रिकेट देखते होंगे आप कि अंपायर होते हैं जो हार और जीत का फैसला करते हैं। तो यासुकी चान जैसे बच्चे यानी कि विकलांग बच्चे, विशेष प्रकार के जो बच्चे थे, वो एक तरह से अंपायर का काम करते थे। सबसे अंत में होती थी रिले दौड़। अब ये रिले दौड़ क्या है, हम पढ़ के देखते हैं। पूरा पूरा स्कूल इसमें भाग लेता था। यह दौड़ भी तोमोए में अलग तरह से होती थी। किसी को भी ज्यादा दूर तक दौड़ना नहीं पड़ता था। सभागार तक पहुंचने वाली अर्धचक्राकार सीढ़ियों के ही ऊपर नीचे पास पास बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था। उन्हें उलांघने की इजाजत न थी, इसलिए पांव या कद जरा भी बड़े हों तो काम टेढ़ा था। जिन परिचित सीढ़ियों को हर दिन बच्चे खाने के समय पार करते, वे ही खेल दिवस के दिन एक नए अनोखे रस से भर उठती। बड़ी खुशी से चीखते पुकारते बच्चे उन पर चढ़ते उतरते। दूर से देखने पर यह दृश्य कैलिडोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृतियों सा लगता। ऊपरी सीढ़ी को भी गिन लेने पर वहां कुल जमा 8 ही सीढ़ियां तो थीं। कागज की लड़ियों और सुनहरे तारों से बच्चों ने एक दिन पहले ही मैदान को सजाया था। तेज धुन का संगीत बज रहा था, उत्सव का माहौल था। भाई, स्पोर्ट्स डे जिस स्कूल में रहेगा वहां पे उत्सव का माहौल तो जाहिर सी बात है कि रहेगा। फिर देखते हैं उस खेल दिवस पर कुछ विचित्र घटा। ताकाहाशी, जिसके नन्हे नन्हे हाथ पैर थे और कद स्कूल में सबसे छोटा था, वही हर दौड़ में प्रथम रहा। किसी को विश्वास ही न हो, यह ऐसी बात थी। जब बाकी बच्चे कार्प मछली के अंदर रेंग ही रहे थे, ताकाहाशी झटके से बाहर निकल चुका था। जब सीढ़ी के खांचों से दूसरे बच्चे निकल ही रहे थे, तब ताकाहाशी उनसे कई गज आगे निकल चुका था और रिले दौड़ में बाकी बच्चे सभागार की सीढ़ियां एक एक कर पार कर ही रहे थे। तब तक ताकाहाशी तीर की तरह ऊपर नीचे चढ़ उतर चुका था। लग रहा था मानो किसी चलचित्र को तेजी से दिखाया जा रहा हो। मीन्स जो ताकाहाशी नाम का बच्चा था वो हर मतलब स्कूल में जितने भी तरह का खेल हुआ था सब में वो फर्स्ट आया था। हमें कोशिश कर ताकाहाशी को हराना चाहिए, सबने कहा। उसे हराने का निश्चय कर हर बच्चे ने भरसक कोशिश की, पर ताकाहाशी हर बार जीता। तो चांद ने भी जोर लगाया, पर ताकाहाशी उससे भी न हारा। सीधी दौड़ में बच्चे उससे आगे शायद निकल भी जाते, पर जैसे ही बाधाएं आती ताकाहाशी उनसे आगे होता। ताकाहाशी जब अपने इनाम लेने गया, वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था। भाई क्यों ना हो, क्योंकि उसने सब जगह फर्स्ट पोजीशन लिया था, तो फिर क्यों नहीं होगा। हर दौड़ में फर्स्ट जो आया था, एक के बाद एक इनाम उसे मिलते जा रहे थे। सब बच्चे उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे।
अगले साल मैं ताकाहाशी को ज़रूर हराऊंगा, हर बच्चे ने अपने आप से कहा, लेकिन हर साल ताकाहाशी उन्हें हराता रहा और मिलने वाले इनाम वे भी हेडमास्टर जी का मार्का लिए अपनी ही तरह के थे। पहले इनाम में एक बड़ी सी मूली भी मिल सकती थी, दूसरा इनाम हो सकता था 2 कंद, तीसरे में मिल सकती थी पालक की एक गड्डी, या ऐसी ही दूसरी चीज़ें। काफ़ी बड़े हो जाने तक तोत्तो चान यही सोचती थी कि स्कूलों में इनाम के रूप में सब्जियां ही मिला करती हैं। बाकी स्कूलों में उन दिनों इनाम में कॉपियां, पेंसिल या रबड़ दिए जाते थे। तो मोए के बच्चों को यह मालूम भी नहीं था, यहाँ पे थी लिखा है, नहीं था, पर फिर भी सब्जियां पाकर वे खुश न थे। तो चांद को इनाम में मिले थे 2 कंद और कुछ प्याज। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से ही उसे शर्म आई। दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बढ़ते थे, इसलिए तोमोए के हर बच्चे के पास किसी न किसी तरह की सब्जी थी। बच्चों को सब्जियां उठाने में झिझक क्यों होती थी? आखिर अपनी अपनी माँ के लिए वे कभी न कभी सब्जियां उठाते या लेकर तो आते ही थे। असल में बच्चों को लगता था कि स्कूल से घर जाते समय हाथ में सब्जी होना ही अटपटी बात है। एक मोटे से लड़के ने एक पत्ता गोभी जीती थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उसका क्या करे। मैं इसे ढोते नहीं फिरूंगा, उसने कहा, सोचता हूँ इसे फेंक ही दूं। हेडमास्टर जी ने शायद यह शिकायत सुन ली होगी। वे गाजर मूली संभालते बच्चों के पास जा पहुंचे। बात क्या है? तुम्हें क्या अपने इनाम नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। तब आगे कहा, अपनी अपनी माँ से कहना कि आज रात खाने में वे यही पकाएं। ये सब्जियां तुम्हारी कमाई हुई हैं, यानी आज रात के खाने में अपने परिवार के लिए तुम भी अपनी मेहनत से लाया हुआ कुछ जोड़ रहे हो। सोच कर देखो कैसी लगती है यह बात। ज़रूर खाने में बड़ा स्वाद आएगा। और सच बात तो सही थी सच बात तो यही थी। जिंदगी में पहली बार तो चांद की ओर से खाने में कोई योगदान होने वाला था। मैं माँ से कहूँगी कि वे आज रात मसालेदार कंदे ही बनाए। उसने हेडमास्टर जी से कहा, प्याज का क्या बनेगा? यह मैं अभी तक तय नहीं कर पाई हूँ। इसके बाद तो दूसरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या क्या बनवा सकते हैं। सच हेडमास्टर जी को बताने लगे सॉरी सब हेडमास्टर जी को बताने लगे। वाह, तो बात तुम्हारी समझ में आ ही गई, उन्होंने खुश होते हुए कहा। उनके गालों पर सुर्खी आ गई। वे शायद सोच रहे होंगे कि क्या ही अच्छा हो कि खाना खाते समय बच्चे और उनके परिवार खेल दिवस की ही चर्चा करें। वे खास तौर से ताकाहाशी के बारे में भी सोच रहे होंगे, जिसके घर की मेज उसके जीते इनामों से भर गई होगी। वे शायद यह भी आशा कर रहे होंगे कि ताकाहाशी को उस दिन का गर्व, उस दिन की प्रसन्नता याद रहे, ताकि बौने होने की हीन भावना उसमें पनप ही न पाए। और कौन जाने हेडमास्टर जी ने जी न ने जानबूझकर ही ऐसी दौड़ों को रखा हो जिससे हर बार ताकाहाशी ही प्रथम आए। मतलब जो उस स्कूल के हेडमास्टर जी थे, वो बहुत ही मतलब सोच समझ के ये सारी चीज़ें करते थे। वे बच्चों को अब इनाम के माध्यम से भी कुछ ना कुछ सीख देना चाहते थे, और किसी बच्चे को आगे हर खेल में आगे करने के माध्यम से भी कुछ ना कुछ सीख देना चाहते थे। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर, और आगे हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और फिर इसके बाद से हम इसके अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे, उसके बाद से हम इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। इसका अभ्यास कार्य है, यानी कि शब्द निधि है अनूठा। अनूठा का मतलब होता है अनोखा। रस्सा कशी का मतलब होता है रस्सी खींचना। इजाद मीन्स आविष्कार। उपकरण मीन्स साधन या सामान। बेलनाकार मतलब बेलन के आकार का, जो रोटी बनती है बेलन उसके आकार का। पताका मीन्स झंडा, यानी कि फ्लैग। दर्शक देखने वाले, यानी कि विजिटर्स जो होते हैं। दल समूह, यानी कि ग्रुप होता है। विकलांग अपाहिज, यानी कि पैरालाइज जो होते हैं। भरसक मतलब भरपूर, यानी कि भरा हुआ फुल। झिझक मतलब संकोच, और हीन भावना स्वयं को कमजोर या कम समझना। सुर्खी मतलब लाली या खुशी।
इजाज़त मतलब अनुमति, या फिर यूँ कह लीजिए कि किसी को परमिशन देना। अ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आज का शब्द निधि यानी कि शब्द अर्थ। थोड़ा-सा हम श्रुत लेखन यानी कि यहाँ पे श्रुत लेखन से मतलब आपको ये है कि आपको थोड़े टफ वर्ड्स जो होते हैं उनका उच्चारण करना सीखना सिखाना, या फिर उसको कॉपी में लिख कर के उसका उच्चारण करना। तो पहला वर्ड है रस्साकशी, दूसरा हेडमास्टर, तीसरा उपकरण, बेलनाकार, लिफाफा, दर्शक, उल्लांघने, चर्चा, इजाज़त, आकृतियाँ, सब्जियाँ, झिझक, इजाद, पताका, पूँछ। देखिए जहाँ पे सब्जियाँ इस तरह से मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ पे देखेंगे आपकी एक बिंदी लगी हुई है, और जहाँ भी ज या फ के नीचे ये बिंदियाँ लगी होती हैं उन्हें नुक्ता कहा जाता है। और जब भी नुक्ता फ के नीचे नुक्ता नुक्ता लगा रहेगा तो उसको फ बोलेंगे, फ। और ज के नीचे जब नुक्ता लगा रहेगा तो उसको ज़ बोलेंगे, इजाज़त, लिफ़ाफ़ा। ठीक है? आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।